मुरादाबाद यानी कि वेस्टर्न यूपी में अमित शाह कह रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश करेगा वही पूरा यूपी करेगा। मतलब ये समझिए, अगर बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटर्स को समझाने में कामयाब रही तो फिर मिशन 80 अचीव हो सकता है, क्योंकि पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होने हैं उनमें 2019 के चुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर हार गई थी। केवल मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत में ही बीजेपी जीती थी। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर की सीट पर कब्जा किया तो सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे। इन 8 सीटों पर मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण है। सहारनपुर में मुस्लिम वोटर करीब 39% है। वहीं कैराना में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या तकरीबन 38.5% है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की आबादी देखें, ये देखिए, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की आबादी देखें तो 37% है। बिजनौर में यही आबादी 38 से ऊपर है। नगीना में 42, तो मुरादाबाद में 45 और रामपुर में सबसे अधिक 49.14% मुस्लिम आबादी है। यानी कि इन सीटों पर बीजेपी को अगर कमल खिलाना होगा तो उन्हें एक मुश्त हिंदू वोट एकजुट करना होगा। पीलीभीत की भी बात करें जहां 25% मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि अमित शाह की बातों को बीजेपी के स्टार प्रचारक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ाते हैं। योगी कहते हैं कि जाति के सौदागर आएंगे, सौदेबाजी करेंगे और गायब हो जाएंगे। वो वोटर्स को सचेत करते हैं कि उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे राष्ट्रवाद खतरे में आ जाए। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है इन्हीं लोगों के कारण आया है, जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माय के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। योगी ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी का फोकस क्या है। योगी ने अपने भाषण में राष्ट्रवाद, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया। 2019 चुनाव में 65 सीटें जीतने वाली बीजेपी की नजर इस बार राज्य की सभी 80 सीटों पर है और इसलिए बीजेपी लगातार फोकस अपने प्रचार के दौरान भी इन्हीं 80 सीटों पर एक एजेंडे के साथ कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसके लिए बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है वो बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ हिंदू वोट को एकजुट करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हिंदू वोट को एकजुट करना है। तो तुष्टीकरण की नीति को लेकर विपक्ष पर जबरदस्त अटैक करना है। विपक्ष जो सनातन का विरोध कर रही है, जो अपने आप को एंटी हिंदू कहलाने में या एंटी राम मंदिर कहलाने में अपने आप को गर्व महसूस कराती है, उनको अटैक करना है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। ये बीजेपी की बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह हर रैली में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने वाले विपक्ष को घेर रहे हैं। सनातन विरोधी बयानों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष के लिए इन सभी सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो आरोप लगा दिया कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है। मोदी राम मंदिर और सनातन पर इंडिया अलायंस को घेर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रैली में माफियाओं पर प्रहार को बता रहे हैं। ये याद दिलाने से कतई नहीं चूक रहे हैं कि उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। योगी ने लॉ एंड ऑर्डर और राष्ट्रवाद की बात तो की, तो वहीं अमित शाह राम मंदिर के बहाने राहुल गांधी और इंडिया अलायंस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोट बैंक के डर से विपक्ष के नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे, ए राहुल बाबा के मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सहन किया है। 14 से 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में
कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। भाइयों और बहनों, 500 साल के बाद रामलल्ला टेंट की जगह अपने बड़े मंदिर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस रामनवमी को रामलल्ला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में बनेगा। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ मुरादाबाद वालों, ये मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे। मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, मैं आज मुरादाबाद वालों को कहने आया हूं, जिन्होंने सालों तक ये मंदिर को बनने नहीं दिया, उनमें इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रह जाए। चिंता मत करिए, उनको जो करना है वो करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी सजाया, महाकाल लोक भी बना, बद्री धाम, केदार धाम पुनर्जीवित हुए और सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम अभी चल रहा है। अमित शाह आज वेस्टर्न यूपी के मुरादाबाद में थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में चुनावी रैली की। कैराना सीट पिछले 10 साल से लगातार सुर्खियों में रही है, कभी हिंदुओं के पलायन की खबर की वजह से, तो कभी सांप्रदायिक तनाव की वजह से। मंच पर आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस बार यहां का मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने कैराना से मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है। प्रदीप चौधरी तस्वीर आपके सामने है। तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी ने इकरा हसन को यहां से उतारा है मैदान में। इकरा हसन जो कि पूर्व सपा सांसद मुनव्वर हसन की बेटी हैं, नाहिद हसन की बहन है। नाहिद हसन को तो आप जानते ही हैं, बड़ा कंट्रोवर्शियल फेस रहा है पिछले चुनावों में। और श्रीपाल सिंह राणा जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं, वो यहां से चुनावी मैदान में हैं। अब उत्तर प्रदेश से आपको सीधा लिए चलती हूं राजस्थान। राजस्थान में इस वक्त एक भाटी की घर घर में चर्चा है। जब मैं बात कर रही हूं भाटी की, तो आप भी समझ गए हैं ये कौन है। ये है रविंद्र सिंह भाटी, जो बाड़मेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है, लेकिन रविंद्र भाटी कांग्रेस लेकर बीजेपी तक सबके लिए एक पहेली बने हुए हैं। इनकी एक एक रैली में हजार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कुछ तस्वीरें भी मेरे पास है, मैं एक एक करके दिखाऊंगी। रविंद्र भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। खमागणी। बहुत बहुत धन्यवाद। खमागणी को। रविंद्र जी, आप कैंडिडेट हैं, बाड़मेर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बाड़मेर में है, आप कहां पर हैं? मैं बिल्कुल दिल्ली से वापस जोधपुर पहुंचा हूं और बाड़मेर जा ही रहा हूं। साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री जी का और तमाम मंत्रीगणों का खूब खूब स्वागत करता हूं, थार की धरा पे स्वागत करता हूं। देखिए, आप स्वागत कर रहे हैं तो स्वागत करने के लिए तो आपको बाड़मेर में होना चाहिए था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से हुंकार भर रहे हैं और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि आपने बड़ा टफ कंपटीशन कर लिया है? जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है और जनता का पूरा भरोसा मुझ पे है। मुझे पूरा भरोसा, आने वाले 26 तारीख के इस चुनाव में जनता पूरी तरीके से साथ देगी, आशीर्वाद देगी और अपने बेटे, अपने भाई रविंद्र को दिल्ली पहुंचाएगी। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान से, आपकी पॉपुलैरिटी भी गजब की दिखाई दे रही है। वो तो हमने देखा जो विधानसभा चुनावों की तस्वीरें थी। आप चेन्नई क्या करने जाते हैं? आप हैदराबाद क्या करने जाते हैं?
तस्वीरें देखते हो आप तो पुणे भी पहुंच जाते हैं। तस्वीरें जरा चलाइए, हमारे दर्शक भी देखें ये तस्वीरें। रविंद्र जी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मारवाड़ से आता हूं और मारवाड़ के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में व्यापार के लिए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी लोकसभा क्षेत्र से लगभग 2 लाख प्रवासी भाई हैं जो देश के अलग अलग कोनों में अपना व्यापार कर रहे हैं। उन सभी से आशीर्वाद लेने के लिए मैं गया था और मुझे उन्होंने जो उपस्थिति उन्होंने दर्ज करवाई, मुझे पूरा भरोसा आने वाले 26 तारीख को वो बढ़ चढ़कर इस लोकसभा चुनाव में समय निकाल के आएंगे भी और मुझे आशीर्वाद भी देंगे। जी, मतलब आपका प्रयास ये था कि वो तमाम बाड़मेर निवासी जो अपने शहर से निकलकर देश के अलग अलग कोने में हैं, आप उन्हें भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं फिर से एक एक वोट के लिए। इतनी बदलाव के लिए मेहनत। सबका साथ, बिल्कुल सभी का साथ जरूरी है और मुझे पूरा भरोसा है ये तमाम भाई समय निकाल के आएंगे और अपना तो वोट देंगे ही देंगे, साथ में तमाम जितने भी गांव में लोग हैं उन सभी को भी मोटिवेट करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करवाएं। अच्छा, आपकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है, मुझे ये बताइए। जनता का आशीर्वाद है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं अच्छा, एक ये तस्वीर अभी दर्शक देख रहे हैं, ये पुणे की रैली की तस्वीर है। आप जब वहां पर बोलते हैं तब भी आप मायड़ भाषा में बात करते हैं, जब आप वहां पर बात करते हैं तब आप मराठी लेकिन पगड़ी बांधना नहीं भूलते हैं। बिल्कुल, ये वहां के लोगों का सम्मान था, ये पगड़ी उनके मान और सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल मैं पगड़ी पहनता हूं, पर मैं राजस्थान से आता हूं, मैं मेरी राजस्थानी को सबसे पहले रखता हूं और जीवन भर रखूंगा। हमारे रीति रिवाज और संस्कृति को हमेशा साथ में लेके चलना एक युवा के नाते मेरा धर्म है। देखिए, आप तिलक लगाते हैं, आप संस्कृति की बात करते हैं, आप रीति रिवाजों की बात करते हैं, तो भाजपा से दूर क्यों रहते हैं, निर्दलीय क्यों खड़े होते हैं? परिस्थितियां बन जाती है, राजनीति में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, उस समय भी स्थितियां ऐसी बनी कि मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ा। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा, निर्दलीय छात्र संघ का अध्यक्ष बन पाया। उसके बाद में जब 2023 का विधानसभा का चुनाव था, प्रयास मैंने किए, पर कहीं ना कहीं वो परिस्थिति नहीं बन पाई, मुझे पुनः इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। और आज भी वापस जो स्थितियां बनी है वो एक निर्दलीय के रूप में ही बन रही है। मैं अब जल्दी किसी न किसी पंडित से बात करूंगा और पूछूंगा कि साहब ये निर्दलीय की स्थिति क्यों बन रही है। नहीं, लेकिन रविंद्र जी ये बताएं कि आपकी जो रीति नीति रही है, आपका जो राजनीति का तौर तरीका रहा है, जो आप छात्र संघ की पॉलिटिक्स भी आपने की है, आप जोधपुर जेएनयू से पढ़े हुए हैं, मैं गलत नहीं हूं तो फिर ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो रहा है निर्दलीय खड़े होना, बीजेपी के साथ कभी होते हुए फिर उससे दूर हो जाना, मुश्किल नहीं हो रहा है? जनता का अगर साथ आपके साथ में, जनता का आशीर्वाद आपके साथ में, तो बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल भी नहीं है और ना कोई नामुमकिन है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 4 तारीख का जो परिणाम होगा वो ऐतिहासिक होगा और जनता तय करेगी कि हमें किसे दिल्ली भेजना है और मुझे पूरा भरोसा है। नहीं, कुछ फोर्सेस तो भाटी साहब ये भी बता रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कमर कसने के लिए कहा गया है कि ये जो सीट है रविंद्र सिंह भाटी जो हैं उनके पीछे लग जाएं। स्वागत है, और मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे लगता है कि बाड़मेर में जो बाड़मेर को पिछले इतने सालों से नजरअंदाज किया गया, अब लगातार तमाम नेताओं का जो आना जाना रहेगा, तो मुझे लगता है कि बाड़मेर कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहेगा और बाड़मेर की स्थिति जब ये देखेंगे तो एक बदलाव की ओर इशारा भी ये करेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब बाड़मेर को नजरअंदाज किया, यहाँ से तो बीजेपी जीतती आई है, कैलाश चौधरी यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, क्या कमी रह गई यहाँ पर? सांसद महोदय ने क्या काम नहीं किया, चलिए यही बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्षेत्र 77 सालों से लेकर आज तक पानी के लिए तरस रहा है, शिक्षा के लिए तरस रहा है, चिकित्सा के लिए तरस रहा है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो वो युवा आज भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तमाम उन चीजों की कमी है जो एक जगह होनी चाहिए, मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए वो आज तक हमें मिल नहीं पाई। जी, अगर यही आपकी नीति है कि आपको बाड़मेर की जनता के लिए काम करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य तो आप जान ही रहे हैं ना, वो 400 पार की बात कर रहे हैं और राजस्थान एक ऐसी धरा है जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है।
आपको अभी भी ये लगता है कि आप इस 100% स्ट्राइक रेट में कोई सेंध लगा पाएंगे? मुझे जनता पे भरोसा है, जनता मुझ पे आशीर्वाद मुझ पे आशीर्वाद जताएगी। और साथ ही साथ में स्ट्राइक रेट किसकी कितनी है मुझे नहीं पता, मैं जनता के भरोसे पे आगे आया हूं और जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं या नहीं, ये तो आप बताएंगे। बिल्कुल मोदी जी बहुत ही, हाँ बिल्कुल मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं। तो क्या जो राज्य की लीडरशिप है वहां पे कोई तनाव है, वहां पे कोई मनमुटाव है, वहां कोई दूरियां हैं? कई सारे उतार चढ़ाव है, पर मुझे भरोसा है मेरी जनता पे कि वो मुझे सेवा का मौका देंगे और मजबूती से इस क्षेत्र के लिए काम करूंगा। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। बहुत कोशिश की मैंने कि आप नाम लेकर कुछ बोलें, लेकिन आप बोले नहीं। आपने जनता पर ही सारी अपनी जीत का जो भरोसा है वो दारोमदार जो है जनता के कंधों पर ही छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी।